हेलो नमस्कार। कैसे हैं भाई? अपनी क्लास जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है उनको कंटिन्यू देख रहे हैं ना? बीच में स्किप तो नहीं कर रहे? कि ऐसा तो नहीं है एक क्लास देख ली फिर एक छोड़ दी फिर एक देख ली, ऐसा तो कुछ नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता हूँ, वो पीडीएफ भी आप निकाल लिया करो वहाँ से, ठीक है ना? और क्लास कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट करके बताया करो। और अपने पेपर को अब ऐसे मानो 1 महीने से भी कम टाइम रहा है, तो आपकी जो तैयारी करनी है वो कर दो, ठीक है? अब टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना। सोशल मीडिया तो ऐसे छोड़ ही दो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये वगैरह चलाते हो ना, ये भी छोड़ दो, ठीक है ना? इनमें कुछ नहीं है। मैंने तो भाई साहब इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं बनाया, मुझे तो पता ही नहीं इंस्टाग्राम अकाउंट होता है क्या है। स्नैपचैट भी नहीं बनाई आज तक, ठीक है? पहले सक्सेस होना है ना, तो आप पढ़ो आराम से। अब की बार जॉब लगना है, क्योंकि आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने देखा ही था किस प्रकार का लेवल था। अब ये एक प्रकार की आशा बची है जिसमें ओनली फॉर एक एग्ज़ाम है और ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है? तो चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जिला निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। हमें कौन सा कथन बताना है? पहले तो आप ये बताओ, सत्य या असत्य? हमें बताना है असत्य कथन। कौन सा बताना है? हमें असत्य कथन बताना है। ठीक है सर, असत्य कथन बताना है। कथनों को पढ़ो अब। पहला कथन है, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्रत्येक जिले के लिए क्या होता है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श से करता है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। यानी पहला स्टेटमेंट अपना क्या है? बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट में आइए, किसी जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। ये लाइन गलत है भाई, ठीक है ना? ये लाइन गलत है कि किसी जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। इसने बोला है नहीं कर सकता, ये बात क्या है? गलत है। ये बात गलत है। एक जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, तो आपका बी स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है? एक जिले में एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। तीसरा कथन है, जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करता है। क्या यह कथन सही है? क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल ये बात सही है। जो आपका जिला निर्वाचन अधिकारी होता है ना, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन और नियंत्रण में काम करता है, तो आपका सी स्टेटमेंट भी सही है। तो आपको ये पता चल गया ना इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? आप मेरे को कमेंट करके बताओ, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन सी धारा में आता है? फटाफट कमेंट करके बताना आप सभी को, ठीक है? वैसे ये पीछे वाले क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी किस धारा में आता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी किस धारा में आता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी आता है वो धारा 17 में आता है। प्रत्येक जिले के लिए क्या होता है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक भी निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य सरकार के परामर्श से करता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन व नियंत्रण में कार्य करता है, ठीक है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सी धारा सही सुमेलित है? चलो अब आई गया क्वेश्चन, कौन सी धारा सही सुमेलित है? पहली है धारा 16 जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा 16 में जिला निर्वाचन अधिकारी है? नहीं जी, गलत कथन। धारा 16 में आपके जिला निर्वाचन अधिकारी नहीं है। धारा 16 में तो है आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है? अब सेकंड ऑप्शन पढ़िए, धारा 17 मुख्य निर्वाचन अधिकारी। गलत कथन। धारा 17 में तो आपके जिला निर्वाचन अधिकारी है। धारा 17 में तो जिला निर्वाचन अधिकारी है। तीसरा कथन,
धारा 11 नगर पालिका का निर्वाचन, धारा 11 नगर पालिका का निर्वाचन, ये कथन आपका सही है, ये कथन आपका सही है। धारा 11 में नगर पालिका का निर्वाचन है, ठीक है। धारा 18 पदावधि, बिल्कुल गलत कथन, बिल्कुल गलत कथन है ये भी। धारा 18 में पदावधि नहीं है। पदावधि की बात तो है ना धारा 7 में की हुई है, ठीक है। धारा 7 में पदावधि की बात की हुई है, धारा 18 में नहीं की हुई। तो ये प्रश्न आ गया समझ में। आप हम है ना एक एक प्रश्न की चारों ऑप्शन को देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये पूरा अधिनियम 2009 है सेट हो जाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा ना तो भी डरने की बात नहीं है। रेगुलर आप क्लास ले रहे हो ना तो बस लेते रहो आप रेगुलर क्लास, ठीक है। इसको एक बार दो बार जितने आप मन करता है उतनी बार देखो, और जिस दिन आप एग्ज़ाम दे के आओ तो देख लेना अपनी क्लास से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। ऐसे नहीं है कि ये नॉर्मल से क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों के भंग का दोषी पाया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है, बताइए भाई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्यों के भंग का दोषी पाया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है। यानी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है, अगर वो अपने पद के कर्तव्यों का भंग का दोषी पाया जाता है, ठीक है, यानी अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निर्वाचक कार्य करते हैं इसमें अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो दंड का प्रावधान है। बताइए कौन सा सही होता है, क्या क्या दंड का प्रावधान है। तो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर। दंड का प्रावधान है 3 माह से 2 वर्ष तक क्या होती है सजा, ठीक है। 3 माह से 2 वर्ष तक, ये सही है पहला ऑप्शन। इसमें 3 माह से 2 वर्ष का कारावास दिया जाता है। 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, और जुर्माना कितना लगता है, 1000 से 2000 रुपये जुर्माना, ठीक है। 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगता है, 1000 से 2000 रुपये का जुर्माना लगता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। तो अगर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है ना, यानी अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य करता है इसमें अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो उसको 3 माह से 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है, अथवा दोनों भी लगाए जा सकते हैं। और ये जो निर्वाचक अधिकारी निर्वाचक कार्य करते हैं इसमें अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है, इसका उल्लेख धारा 20 में है, इसका उल्लेख धारा 20 में है। इज क्लियर ये प्रश्न। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हम है ना एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। लगे आपको कि हाँ पढ़ तो यहीं रहे हैं, है ना। पढ़ना अगर या तो पढ़ो ही मत, पढ़ो तो फिर ऐसे पढ़ो कि जो चीज़ पढ़ ली ना उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसा दंड केवल किसकी सिफारिश पर देगा, बताइए भाई, ये आप बताइए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदीय कर्तव्यों के भंग का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसा दंड केवल किसकी सिफारिश पर देगा, बताइए। ये तो आपको पता चल गया। निर्वाचन कार्य करते इसमें अगर ड्यूटी से लापरवाही करता है तो इसका उल्लेख धारा 20 में है। तो पहला कथन है केवल राज्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, ये भी बात सही है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर भी अपने न्यायालय है वो संज्ञान ले सकता है। केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, ये भी बात सही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर भी न्यायालय क्या है, संज्ञान ले सकता है। तीसरा, केवल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, यह भी बात सही है। जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर भी संज्ञान ले सकता है। इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर, ये वाला कथन तो ऐसे समझो एकदम बेस्ट है, डी, इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर, ठीक है ना। यानी कोई भी निर्वाचक अधिकारी होता है ना,
अगर वो अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो न्यायालय क्या करता है, न्यायालय स्वयं संज्ञान नहीं लेता उसकी लापरवाही का। न्यायालय राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है, राज्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है, या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है, या जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर संज्ञान ले सकता है। तो यानी इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर वो संज्ञान ले सकता है। ठीक है ना, हुआ क्लियर ये प्रश्न? चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न क्या कहता है? अपना अगला प्रश्न कहता है कि नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई। नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? नगर पालिका सदस्य होने के लिए अर्हता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? पहली बात तो बता दूं, इसका उल्लेख है ना धारा 21 में है। ठीक है ना, सदस्य होने के लिए अर्हत व्यक्ति, सदस्य होने के लिए जो योग्यता होती है, इसका उल्लेख जो आपकी धारा 21 में किया गया है। अब पढ़ते हैं इसके कथन को। पहला कथन क्या है? किसी भी आरक्षित स्थान पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार होना आवश्यक है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। किसी भी आरक्षित स्थान पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी आरक्षित स्थान पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार होना आवश्यक है। दूसरा कथन क्या कहता है? उस व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष आयु हो। उस व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष आयु हो। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है भाई, ये बात गलत है। 25 वर्ष आयु वाली बात तो बिल्कुल गलत है। 25 वर्ष थोड़ी होती है। क्यों आप उसको एमएलए एमपी बना रहे हो क्या? बना तो आप नगर पालिका का सदस्य रहे हो ना, तो फिर 25 वर्ष कैसे हो जाएगी? 21 वर्ष बोलो। यानी तो ये दूसरी बात गलत होगी। उस व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष आयु, ये बात गलत है। उस व्यक्ति की आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित स्थान पर आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार होना चाहिए। अब आ जाओ तीसरे कथन पर। नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। बिल्कुल सही है, नगर पालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। बिल्कुल बात सही है ये। डी कथन क्या कहता है? परिवार के सदस्य में से कोई भी खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना था? इस क्वेश्चन में हमें बताना था असत्य। क्या बताना था? असत्य बताना था। और असत्य आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी आपका असत्य है। ठीक है, सदस्य होने के लिए योग्य व्यक्ति जो होता है ना, योग्यता, इसका उल्लेख धारा 21 में है। समझ में आ गया होगा ये सब? समझ में आ गया तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28। धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होगा? धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होगा? ये आपको बताना कि धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होता है भाई। किसे मतदान देने का अधिकार होता है? पहला है उस वार्ड के सभी सदस्यों को। उस वार्ड के सभी सदस्यों को। अच्छा, सदस्य मतलब है सारा, नाना मोटार सारी आ गया क्या? 18 सालों कम उम्र आ रहा अभी, तो ये तो गलत सा कथन है, आपको लग भी रहा है। ठीक है ना, एक मेरी बात ध्यान रखना, आप जब भी अधिनियम पढ़ो ना तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखो बस। क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जिस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो उस लैंग्वेज में पढ़ो, बस दिमाग पे लोड या टेंशन मत लो बस। ठीक है ना, उस वार्ड के सभी सदस्यों को, ये बात सही है? नहीं, ये बात तो गलत है भाई। उस वार्ड के सभी सदस्यों को तो नहीं, ये बात गलत है। फिर बी कथन है उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को। उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को। अरे वयस्क होने से क्या होता है? उसका निर्वाचक नामावली में नाम ही नहीं है, तो वो कैसे फिर करेगा? तो ये कथन भी गलत है। ठीक है, तो ये कथन भी करेक्ट नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता को, ये बात बिल्कुल सही है। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता क्या कर सकता है?
आप ये निर्वाचक नामावली रजिस्ट्री करता मतदाता है वो मतदान दे सकता है। फिर चौथा कथन, कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है, ये तो हम स्टार्ट में ही क्लियर कर सके हैं, ठीक है, ये कथन गलत है आपका। ओके, समझ में आया। चले अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक मामला अंडर कंट्रोल है ना, अभी तक मामला अंडर कंट्रोल है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। अभी तक ज़्यादा प्रश्न ही नहीं किया, बोर कैसे हो गए, ठीक है। बोर तो वो बंदा होता है जिसकी क्लास ही लंबी होती है। मैं आपके लिए इतना प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, आपको दिन याद हो जाए पहले हम। और सुबह इतनी लंबी क्लास में वैसे भी नहीं ले सकता क्योंकि कोचिंग में पढ़ाने जाना होता है, तो फिर काफ़ी क्लासें हो जाती है। तो घर आकर मेरा यही प्रयास रहता है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इनको दे दूँ, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि क्लास में क्या कमी रहती है। जब आप कमेंट करोगे ना तभी हमें पता चलता है, खुद की गलतियाँ इंसान को पता नहीं होती। जब हमें कोई बताने वाला होता है ना कि आपने इसमें ये कमी की है, ये थोड़ी सी मिस्टेक रही है, तभी पता चलता है इंसान को, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। धारा 24 के अंतर्गत सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताओं से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। पहला कथन क्या कहता है आपका, धारा 24 में ये लिखिए साधारण निर्भरता। निर्भरता का मतलब अयोग्यताएं, डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो इसमें सत्य कथन बताना है आपको। कौन सा कथन बताना है भाई, इसमें आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है सर, सत्य कथन बताना है। तो चलो पढ़ो अब। धारा 35 और 44 के अधीन निर्हत हो, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, ये बात गलत है। धारा 35 और इनमें निर्हत हो, ये बात पूर्णतः गलत है भाई। ओके, धारा 35 व 44 के अधीन निर्हत हो, ये बात गलत है। अगर यहाँ से लिखा होता ना धारा 35 व 41 के अधीन निर्हत हो तो सही होता। धारा 41 तो हमने पढ़ा हुआ है, धारा 44 तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो ये गलत है। फिर कहता है यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है बात ये, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो तो वो निर्हत व्यक्ति है, डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। अगला ये ऑप्शन क्या कहता है, 27 नवंबर 2005 के पश्चात 2 से अधिक संतानें नहीं रही हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि 27 नवंबर तो ठीक है, पर सन जो था वो 2005 नहीं है। अगर ऐसे लिखा होता ना 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतानें रही हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता। 1995 के बाद की बात थी, ना कि 2005 के बाद, इसलिए गलत हो गया। और चौथा कहते हैं नामांकन भरते इसमें नगर पालिका की ओर से वेतनिक विधि व्यवसायी भी सदस्य बन सकता है, ये बात भी गलत है। अच्छा, सैलरी लेने वाला व्यक्ति कैसे भी सदस्य बन सकता है? वो तो लाभ के पद पे ऑलरेडी, वो कैसे सदस्य बनेगा? तो ये तो बात गलत हुई, हमें सत्य कथन बताना था, वो हम ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी है ना। चले अब अगले प्रश्न की तरफ। अभी 2 प्रश्न हो रहे हैं, ये कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन फिर अगला क्या कहता है, धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रिक्तियां भरी जाएंगी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यानी धारा 27 के अंदर जो आकस्मिक रिक्तियों की बात हो रही है उनमें आपको असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन बताना है? असत्य कथन बताना है। असत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य और असत्य इनको ध्यान से देखें, हमें सत्य बताना है कि असत्य बताना है, तो इस क्वेश्चन में आपको असत्य बताना है, ठीक है। असत्य कथन बताना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी। ये बात धारा 27 में लिखी है क्या? बिल्कुल लिखी है। जो आकस्मिक रिक्तियां होती हैं ना वो यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट अपना सही है। आप सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि नवनिर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। नवनिर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नवनिर्वाचित जो व्यक्ति या सदस्य होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होता है,
ठीक है ना। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल ये भी बात सही है ना, सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है। सी स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है तो पुनर्निर्वाचन उसी आरक्षित वर्ग से होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर किसी आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है तो पुनर्निर्वाचन जो होगा वो उसी आरक्षित वर्ग से होगा। ये अपना स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट डी क्या कहता है, यदि नगरपालिका की पदावधि 6 माह से कम बची है तो वहां निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्टेटमेंट तो कथन जो है जो चौथा, ये तो अपनी तीनों चारों क्लासों में आ गया ना। यदि नगरपालिका की अवधि 6 माह से कम बची है तो वहां निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये भी कथन आपको इस क्वेश्चन नंबर जो 30 था इसका असत्य कथन है बी, और तीनों है ना ए सी डी ये सही है। और अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है वो है ये, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही सुमेलित है। आपको ये बताना है कि कौन सी धारा है वो सही सुमेलित है, ये बताना है। धारा 29 में क्या लिखा है भाई, भ्रष्ट आचरण, ये लिखा है क्या। आपको देखो इसमें बताना है सही सुमेलित है, ये चीज़ बतानी है, ठीक है ना, सही सुमेलित है। धारा 29 भ्रष्ट आचरण, क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण की बात की गई है। धारा 30 परिभाषाएं गलत है। धारा 30 में परिभाषा की बात की हुई नहीं है। धारा 30 में किसकी बात है, धारा 30 में लिखा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना। धारा 30 में तो ये लिखा है, तो आपका बी स्टेटमेंट भी क्या हुआ, गलत हो गया। तो बी स्टेटमेंट भी गलत। सी स्टेटमेंट क्या कहता है, धारा 31 जिला निर्वाचन अधिकारी, धारा 31 में जिला निर्वाचन अधिकारी थोड़ी है। जिला निर्वाचन अधिकारी आपका धारा 17 में आता है, धारा 16 में आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी आता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो धारा 38 कार्यभार संभालना, धारा 38 में कार्यभार संभालना ये भी गलत है। धारा 38 में तो त्यागपत्र है, धारा 38 में तो त्यागपत्र की बात हुई है, तो इससे डी ऑप्शन भी गलत हुआ। तो यानी जो धारा सही सुमेलित है वो है धारा 29 भ्रष्ट आचरण, ठीक है। और ये अपनी आज की क्लास का क्या था, अंतिम प्रश्न था। इससे पहले अपनी कितनी क्लास हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं। उन तीनों क्लास को अच्छे से देखें और इस क्लास को 1 नहीं 2 नहीं 3-4 बार अच्छे से रीड करें। और टेलीग्राम पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहाँ से PDF भी रीड कर सकते हैं। और क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी है और किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक रहती है, अपने पढ़ने का ये तरीका है ये कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।